नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। थोड़ी देर में बाबरी केस में फैसला आने वाला है। 28 साल बाद आज अहम फैसला आने वाला है। लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ये फैसला सुनाएगी, जहां आडवाणी समेत 49 लोगों को आरोपी बनाया गया था। मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और पवैया भी आरोपी हैं। 17 आरोपियों की मौत हो चुकी है। सीबीआई जज एसके यादव कोर्ट पहुंचे। फैसले को लेकर यूपी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। चंपत राय, जय भगवान अदालत में पेश। विनय कटियार कोर्ट में मौजूद। साध्वी रितंभरा भी कोर्ट में मौजूद हैं। आडवाणी जोशी कोर्ट में पेश नहीं होंगे। उमा भारती भी कोर्ट में पेश नहीं होंगी। उनकी तबियत खराब है, कोविड-19 का इलाज चल रहा है और इसकी वजह से वे हो सकता है वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी मौजूदगी दर्ज करवाएंगी, पेशी में शामिल होंगी। लेकिन अभी फिलहाल ऐसी उमा भारती कोर्ट नहीं पहुंचेंगी। और जयभान सिंह पवैया ग्वालियर से लखनऊ पहुंच चुके हैं पेश होने के लिए। और 49 लोगों को, आडवाणी समेत 49 लोगों को आरोपी बनाया गया था। थोड़ी ही देर में बाबरी केस में एक बड़ा फैसला आने वाला है। अब देखना यह है कि जो फैसला आएगा वो किस तरीके का रहेगा, क्योंकि भड़काऊ भाषण देकर उकसाने का आरोप है इन सभी पर। बाबरी मस्जिद जो गिराई गई थी उस दौरान जो दंगा हुआ था उसका आरोप है इनके ऊपर कि इन्होंने भड़काऊ भाषण दिए थे, इस वजह से यहाँ पर इतना बवाल हुआ था। तो आडवाणी समेत 49 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, जयभान सिंह पवैया भी मुख्य आरोपी हैं। 17 आरोपियों की मौत हो चुकी है। सीबीआई जज एसके यादव कोर्ट पहुंच चुके हैं। फैसले को लेकर यूपी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। कोर्ट के आसपास पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है और साथ ही डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर अलर्ट है। इसके अलावा पूरा जो परिसर है उसे सैनिटाइज किया जा रहा है। जो भी कोर्ट में आएगा तमाम एहतियात बरतते हुए, मास्क के साथ, ग्लव्स के साथ। तो इसके पहले जैसे कि जयभान सिंह पवैया से जब न्यूज़ 18 की बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि जो कोर्ट का फैसला होगा उन्हें मान्य होगा। यदि मानकर चलिए कि आप यदि आरोप सिद्ध हो जाते हैं, दोषी पाए जाते हैं, तो उसके बाद यदि कोर्ट आज दोषी करार देती है तो इन सभी को सीधे सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। यानी कि आप ये मानकर चलिए कि मध्य प्रदेश के जो दो बड़े चेहरे हैं, उमा भारती पूर्व सीएम और साथ ही पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया, ये दोनों सलाखों के पीछे हो जाएंगे यदि इन्हें आज कोर्ट दोषी करार दे देती है तो। और इस तरीके से कहीं ना कहीं पूरी राजनीति भी आज गर्म रहेगी। 17 आरोपियों की पहले मौत हो चुकी है, बाकी के जितने लोग बचे हैं उनकी आज सुनवाई होने वाली है और कुछ ही देर में कोर्ट अपना अहम फैसला सुनाने वाली है। हर तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि इसमें बहुत सारे नाम हैं, उन नामों का भी जिक्र कर लेते हैं, जिसमें फैसले के वक्त कोर्ट में कौन कौन से लोग मौजूद रहने वाले हैं। चंपत राय मौजूद रहेंगे, ब्रजभूषण सिंह रहेंगे, पवन पांडे, लल्लू सिंह, साक्षी महाराज, आचार्य धर्मेंद्र देव, रामचंद्र खत्री, सुधीर कक्कड़, ओपी पांडे, जय भगवान गोयल, अमरनाथ गोयल, संतोष दुबे, ये वो लोग हैं जो कि आज कोर्ट में हाजिर होंगे। और साथ ही कोविड-19 की वजह से या फिर उम्र का तकादा कह लीजिए, इस वजह से जो लोग शामिल नहीं होंगे उनमें से नाम है सतीश प्रधान, कल्याण सिंह, MM जोशी, LK आडवाणी, उमा भारती, नृत्य गोपाल दास। तो उम्र और अस्वस्थ होने के चलते सतीश प्रधान, कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी, LK आडवाणी और उमा भारती, नृत्य गोपाल दास इस कार्यवाही के दौरान मौजूद नहीं रहेंगे कोर्ट में। हो सकता है इनमें से सभी लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी कार्यवाही में शामिल होंगे। तो 17 आरोपियों की पहले ही मौत हो चुकी है, जैसा कि आपको बार बार बता रहे हैं। बाकी अन्य लोगों की आज सुनवाई होने जा रही है। जो पूरा मामला है 6 दिसंबर 1992, जब अयोध्या में कार सेवकों ने विवादित बाबरी मस्जिद का जो ढांचा है उसे गिरा दिया था। और अब इस पूरे मामले की जांच केस में सीबीआई की विशेष अदालत में आज फैसला होने वाला है। आज इसकी सुनवाई होने वाली है। तो आप ये देखिए, जो बाहर की कुछ तस्वीरें आई हैं न्यूज़ 18 के कैमरे में, वो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके की तैयारियां हैं। इस मामले में कुल 49 लोगों को आरोपी बनाया गया था। 17 लोगों की मौत हो चुकी है। 32 आरोपियों के खिलाफ फैसला आज सीबीआई कोर्ट सुनाने वाली है।
तो मस्जिद विध्वंस मामले में अदालत ने भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती समेत तमाम 49 लोगों को आरोपी बनाया था, जिनमें से 32 लोग ही हैं जिनके ऊपर आज फैसला आने वाला है। 17 लोगों की पहले ही मौत हो चुकी है। 6 दिसंबर 1992, 28 साल बाद आज इस पूरे मामले पर फैसला सीबीआई कोर्ट सुनाने वाली है। तो आप देखिए किन किन आरोपियों की मौत हो चुकी है वो भी आपको बता रहे हैं। विष्णुहरी डालमिया, बोरेश्वर सवे, महंत अवैधनाथ, साथ ही महामंडलेश्वर बालकुंठ लाल शर्मा, परमहंस रामचंद्र, डॉक्टर सतीश, बाला साहब ठाकरे, विनोद कुमार, ये तमाम ऐसे नाम हैं जो कि जिन आरोपियों की मौत हो चुकी है। 17 लोगों की मौत के बाद बाकी जो 32 लोग बचे हैं, अब इनके ऊपर आज फैसला सुनाएगी कोर्ट। और इनमें जैसा कि लंबे समय से नाम चर्चित चले आ रहे हैं, आप सभी को मालूम है, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम उमा भारती, पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया, चंपत राय, ब्रजभूषण सिंह, पवन पांडे, लल्लू सिंह, साक्षी महाराज, साध्वी रितंभरा, आचार्य धर्मेंद्र देव, रामचंद्र खत्री, सुधीर कक्कड़, ओपी पांडे, जय भगवान गोयल, अमरनाथ गोयल, संतोष दुबे। तो ये वो नाम है जो कि आज कोर्ट में मौजूद रहने वाले हैं। और चलिए अब सीधे रुख करते हैं लखनऊ का, जहां पर हमारे साथ सहयोगी अनामिका जुड़ी हुई हैं। अनामिका, अभी फिलहाल किस तरीके की तस्वीर देखने को मिल रही है? हालांकि तमाम एहतियात भी बरती गई थी, फिर भी हम देख पा रहे हैं आपके पीछे ज्यादा ही भीड़ नजर आ रही है। देखिए बहुत ज़बरदस्त भीड़ है कोर्ट परिसर के बाहर। और कोर्ट परिसर के बाहर का जो नज़ारा है, पहले मैं आपको वो दिखा दूं। सन्नाटा भी है, साथ ही साथ पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है, और शायद यही वजह है कि पूरे शहर में आज जो रूट डायवर्जन है आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा कोर्ट की तरफ जो भी रास्ते मुड़ रहे हैं, इसमें आज आम लोगों को आने की इजाज़त नहीं है। कोर्ट परिसर के अंदर जो खलबली है, उससे कहीं ज़्यादा खलबली बाहर भी दिखाई दे रही है, क्योंकि न सिर्फ लखनऊ बल्कि अयोध्या और भी जो आसपास के जिले हैं, वहाँ पर पुलिस की जो मुस्तैदी आप साफ तौर पर देखी जा सकती है। अगर परिसर के अंदर की बात करूँ इस समय, तो लगभग जिनको भी आज हाजिर होना था कोर्ट के अंदर, वो पहुंच चुके हैं। हालांकि कुछ लोग जिसमें मुरली मनोहर जोशी है, लालकृष्ण आडवाणी है, उमा भारती है, कल्याण सिंह है, ये लोग शामिल नहीं हो पाए हैं। लेकिन इसके अलावा पवन पांडे, इसके अलावा संतोष दुबे, साथ ही साथ ब्रजभूषण शरण सिंह, लल्लू सिंह, साक्षी महाराज सबसे आखिर में आए। लेकिन जिन लोगों को शामिल होना था वो अंदर पहुंच चुके हैं। और सबसे पहली जो प्रक्रिया है वो हाजिर माफी की है, यानी कि जो लोग भी शामिल आज नहीं हो पाए हैं आज की सुनवाई में या फैसले के दिन, उनके लिए जो उनके वकील हैं वो ये तथ्य आगे रखेंगे कि एप्लीकेशन देंगे कि कोरोना काल की वजह से या उम्र ज्यादा होने की वजह से ये लोग शामिल नहीं हो पाए हैं। इसके बाद फैसला पढ़ा जाना शुरू हो जाएगा। ये माना जा रहा है कि 2 सितंबर से ये कह दिया गया था कि जो फैसला है लिखा जाना शुरू हो गया था, और आज वो तारीख भी आ गई है। अब ये इस बात को लेकर अंदर बात चल रही है कि जिस दिन 1992 में जिस दिन बाबरी विध्वंस हुआ, उस दिन वहां पर मौखिक तौर पर या लिखित तौर पर या प्रैक्टिकली कौन कौन लोग मौजूद थे। बेशक सबके ऊपर धाराएं अलग अलग लगी हुई हैं, कुछ लोग वहां पर साक्षात थे, कुछ लोगों के ऊपर इस तरह के भी आरोप लगे हैं कि उन लोगों ने इस दंगे को भड़काने का काम किया। साध्वी रितंभरा से लेकर तमाम बड़े जो नेता हैं, उन्होंने माइक के जरिए उन लोगों को उकसाने का काम किया। तो सबके ऊपर आरोप अलग अलग हैं, और इसीलिए जो फैसला है वो पढ़ने में समय लगेगा, क्योंकि लोगों की संख्या काफी ज्यादा है। 49 लोग ऐसे थे जिन पर आरोप तय किए गए थे, जो कार्रवाई हुई, लेकिन बीच में 17 लोगों का निधन भी हो गया। तो 32 लोग ऐसे हैं जिन पर आज आरोप तय होने और उन पर फैसला आना है। 32 लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर धाराएं अलग अलग हैं। और संतोष दुबे की बात अगर करें, हम पवन पांडे की बात करें, ब्रजभूषण शरण सिंह की बात करें, हम साक्षी महाराज की बात करें, तो कुछ लोग इसमें से ऐसे भी हैं जिनको अगर सजा होती है तो इनकी सांसदी पर भी खतरा मंडराएगा। लेकिन इसके अलावा अगर बात की जाए बॉडी लैंग्वेज की, तो जो भी लोग यहाँ पर आ रहे थे, हमने उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी है। सबका यही कहना है कि जिस उद्देश्य की वजह से बाबरी विध्वंस किया गया था वो लगभग सार्थक हो चला है, क्योंकि राम मंदिर का शिलान्यास हो चुका है। और इस काम के बीच में अगर मुझे फांसी भी होती है तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा। साक्षी महाराज हालांकि इस तरीके का बयान जयभान सिंह पवैया भी दे रहे थे कि यदि उन्हें सलाखों के पीछे भेजा भी जाता है तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो उद्देश्य था वो उनका पूरा हो चुका है। अनामिका, आप नजर लगातार बना के रखें, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो आप देखिए जो तस्वीरें हैं, हालांकि कोर्ट के बाहर काफी भीड़ है। प्रावधान है।
हालांकि जब भी किसी आरोपी को दोषी करार दिया जाता है तो दोषी करार देने के साथ ही कोर्ट उनको हिरासत में ले लेती है। अब ये कोर्ट का विवेक है कि अगर उसी वक्त दोषी करार दिए जाने के बाद भी अगर उनके वकीलों की ओर से जमानत की अर्जी दी जाती है तो कोर्ट उसे स्वीकार करता है या नहीं करता है, ये कोर्ट के विवेक के ऊपर निर्भर करता है। बिल्कुल ऋषभ, यानी इसको इस तरह से समझे कि आज तो सुना आपने, जो जितने भी आरोपी 32 में से सभी आरोपियों पर अलग अलग धाराएं दर्ज हैं और कुछ में वहां पर मौजूद रहने के लिए भी आरोप हैं, कुछ के वहां से दूर रहकर भी दंगा भड़काने का आरोप है। कोई माइक से चूंकि एसके यादव का आज रिटायरमेंट है तो ये मान के चलिए दोषी भी आज ही सबको बनाया जाएगा जिनको बनाना होगा और उनको सजा भी आज ही सुनाई दी जाएगी। अब ये प्रावधान है कि जैसे ही किसी को दोषी बनाया जाता है, करार दिया जाता है, कोर्ट उसको तुरंत हिरासत में ले लेती है। अब ये बात अलग है कि उनको जैसे ही हिरासत में लिया जाता है उनके वकीलों की ओर से जमानत अर्जी दाखिल होती है तो कोर्ट उसके स्वीकार भी कर सकती है और अस्वीकार भी कर सकती है। तो इसमें कितना तो सुना आपने यहाँ पर कोर्ट स्वीकार भी कर सकती है, अस्वीकार भी कर सकती है, जो भी दलीलें पेश की जाएंगी। जज एसके यादव ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया। हालांकि इसमें काफी वक्त लगेगा क्योंकि जो आरोपी उनकी संख्या काफी ज्यादा है, तकरीबन 32 लोग हैं जिनको लेकर आज कोर्ट को फैसला सुनाना है। जज ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है, तमाम दलीलें पेश की जा चुकी हैं। विवादित ढांचा विध्वंस मामले को लेकर आज ये अहम फैसला आने वाला है। तो कोर्ट की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। तस्वीर आपने देखी है कोर्ट के बाहर की परिसर की। हालांकि पूरा जो इलाका है वो पुलिस छावनी में तब्दील किया गया है ताकि किसी भी तरीके का कोई हंगामा ना हो, कोई घटना ना हो। लिए इस समय मुरली मनोहर जोशी के आवास के बाहर खड़े हुए हैं। हालांकि अभी तक सिर्फ मीडिया का जमावड़ा है, अंदर कुछ ज़्यादा मूवमेंट है नहीं। सुबह जब मुरली मनोहर जोशी से हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि मैं पहले अपनी नित्य क्रिया करूंगा, उसके बाद मैं पूजा करूंगा और पूजा करने के बाद में कोर्ट की प्रक्रिया में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होऊंगा। तो अभी जो प्रक्रिया है कोर्ट की उसमें शामिल हो रहे हैं। शामिल होने के बाद जिस तरह से फैसला जो आगे आएगा उसके हिसाब से उनकी प्रतिक्रिया रहने वाली है। लेकिन ये एक बेहद महत्वपूर्ण दिन है मुरली मनोहर जोशी की अगर बात करें तो, क्योंकि अगर आपको याद हो तो आपको बताना चाहूँगा कि जब इनकी कोरोना काल के दौरान ही इस पूरे मामले को लेकर जब सुनवाई हो रही थी और जब इनको पेशी इनकी होनी थी तो खुद बीजेपी के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह या बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और तमाम जो भूपेंद्र यादव जो इस मामले में वकील भी रहे, तो इन सब ने मुरली मनोहर जोशी हों, आडवाणी जो हों, इन सबसे मुलाकात की थी और पूरी तरह ब्रीफ किया था कि कौन कौन वकील इनके रहने वाले हैं, किस तरह से इनको मामले में आगे बढ़ना है। तो पूरी तरह से पार्टी हमेशा से साथ रही है और ये बहुत बड़ा दिन है इन सभी बड़े नेताओं के लिए। बिल्कुल। और पवन, सबसे बड़ी बात यह है कि जो तमाम तो 6 आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं। अयोध्या में विवादित ढांचा विध्वंस मामला है और इसमें से जो नहीं पहुंच पाए हैं कोर्ट वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगे और अपनी 2 दिन पहले उमा भारती ने ट्वीट करके जानकारी दी कि जो भी फैसला होगा वो उसके साथ जाएंगी, जमानत नहीं लेंगी। लेकिन इनके अलावा जो चाहे मुरली मनोहर जोशी की बात करें या आडवाणी की बात करें, उनकी तरफ से कभी कोई प्रतिक्रिया आई नहीं है। उनका यही कहना है कि पहले कोर्ट की जो भी फैसला कोर्ट का आएगा उसके बाद में उसके आधार पर आगे का फैसला लिया जाएगा। तो अभी तक ज़्यादातर लोग जो हैं, सभी जो नेतागण जो हैं बीजेपी के, वो इंतजार कर रहे हैं कोर्ट के फैसले का। जो कोर्ट का फैसला आएगा उसके आधार पर आगे का निर्णय लिया जाएगा। चलिए आप पवन। तो हमारे संवाददाता पवन जो लगातार जुड़े हुए हैं और ग्राउंड जीरो से जानकारी दे रहे हैं किस तरीके की अभी इस वक्त तस्वीर सामने निकल कर आ रही है। काफी भीड़ है हालांकि कोर्ट परिसर में। अब 6 लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ चुके हैं। जज ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया। हालांकि इसमें काफी वक्त लग रहा है क्योंकि जो संख्या है वो 32 से काफी ज्यादा है और इसमें वक्त लगेगा। धाराएं अलग अलग हैं, इसके चलते भी वक्त लगना जायज है क्योंकि कुछ लोगों के ऊपर अलग आरोप है, कुछ लोगों के ऊपर अलग आरोप है। इनमें से हो सकता है कि कुछ को सलाखों के पीछे जाना पड़े या कुछ को नहीं जाना पड़े
और इसमें से जो सांसद हैं, इस वक्त मौजूदा सांसद हैं, यदि इनके ऊपर आरोप सिद्ध हो जाता है, ये दोषी करार होते हैं, फैसला सुना दिया जाता है, तो इनकी सांसदी पर भी खतरा मंडराएगा। जाहिर सी बात है, ये सलाखों के पीछे जाएंगे तो। और इस तरीके से तमाम दांव पेच हैं, जो कि अभी हालांकि जितने भी लोग हैं वो दलीलें अपनी पेश कर चुके हैं। और यहाँ पर किसी के भी अंदर बॉडी लैंग्वेज, जैसे कि अनामिका बता रही थी, किसी के अंदर भी कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस वजह से बाबरी मस्जिद ढाई गई थी, जो मकसद था उनका वो था रामलला का मंदिर, और वो बनना शुरू हो रहा है। उसके लिए कमेटी गठित हो चुकी है, अच्छा खासा बजट उसके लिए सेशन हो चुका है, और इसके बाद से अब उन्हें कोई डर नहीं है, कोई झिझक नहीं है। यदि उन्हें सजा मिलती भी है, उन्हें दोषी करार दिया जाता है, तो भी वो बिल्कुल निस्फिकर हैं, वो हंसते हंसते सारी सजा मंजूर कर लेंगे। जैसा कि आपने सुना था जयभान सिंह पवैया को, उमा भारती को, इसमें और भी बड़े कुछ नाम हैं जिनका यही कहना है कि उनका मकसद पूरा हो गया, भले वो सलाखों के पीछे जाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि कुछ ही देर में बड़ा फैसला कोर्ट सुनाने वाली है, 32 लोगों को लेकर फैसला पढ़ना जज ने शुरू कर दिया है, और इसके बाद अब देखना यह होगा कि किन किन लोगों को सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा, या कौन कौन लोग जो धाराएं लगी हुई हैं, उसमें जो दलीलें पेश की गई हैं, उससे निकलकर आ जाते हैं। तो प्रत्येक नाम जो आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, उनको लेकर आज सुनवाई चल रही है। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का हमला, ये पब्लिक है, सब जानती है, काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं। जनता कांग्रेस को अच्छी तरह से समझ गई है। तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधा कांग्रेस पर। उन्होंने कहा, ये पब्लिक है, सब जानती है। काठ की हाड़ी एक ही बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। जनता उन्हें अच्छी तरह समझ गई है। उनने भी कहा कि जनता मुझे जानती है। अब तो वो स्वयं अपने आप को जान लेंगे 3 तारीख को, जब परिणाम आएंगे 10 तारीख को, तो वो स्वयं अपने आप को भी जान जाएंगे कि ये पब्लिक है, सब जानती है। सर, कांग्रेस ने एक ट्वीट किया है, चुनाव की घोषणा मंगलवार को हुई, मतदान मंगलवार को है, और नतीजे भी मंगलवार को आने वाले हैं, तो सब मंगल है कांग्रेस के लिए। हनुमान भक्त तो हम भी हैं, हनुमान भक्त तो कोई भी हो सकता है, और किसका मंगल है ये हनुमान जी ही तय कर देंगे। ज्यादा चिंता में न पड़े। अगर वो ऐसे मंगल वाले थे तो अमंगल होता ही क्यों उनका। नाथ का ट्वीट, पूर्व केंद्रीय मंत्री साथ ही दिवंगत माधवराव सिंधिया जी की पुण्यतिथि के अवसर पर शत शत नमन। उन्होंने विभिन्न पदों पर रहते हुए देश व समाज की सेवा का दायित्व बखूबी निभाया। तो पूर्व सीएम कमलनाथ, पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ट्वीट करके पुण्यतिथि के इस खास अवसर पर शत शत नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की है। देश और समाज की सेवा का दायित्व बखूबी निभाया। उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री साथ ही दिवंगत माधवराव सिंधिया जी की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। साइकिल से जा रहे 11 वर्षीय बच्चे को टक्कर मार दी, जिसमें कि बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। और घटना सागर के बंडा के बरा तिराहे की है, जहां पर 11 वर्षीय विधान साहू कृषि उपज मंडी से साइकिल चलाते हुए रोड क्रॉस कर सड़क किनारे खड़ा हुआ था। तभी तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से बच्चे को टक्कर मार दी, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर मारने के बाद ट्रक चालक ट्रक लेकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक का पीछा करते हुए ट्रक चालक को जब्त कर मामला दर्ज कर लिया है। तो आप ये तस्वीर देखिए, जहां पर 11 साल का बच्चा साइकिल लेकर रोड के किनारे खड़ा था। अचानक से पीछे से तेज रफ्तार ट्रक ने आके उसे टक्कर मार दी। बच्चे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। ट्रक आयसर ट्रक है, यूपी 93 AT 7428, ये चला रहा था। करीब सुबह 6:30 बजे की बात है। यहाँ पे विधान नाम का लड़का 10 वर्षीय रोड के पास में खड़ा हुआ था, और उस ट्रक से उसका एक्सीडेंट हुआ है। ट्रक दल पर भाग गया था, क्योंकि पुलिस को उसकी सूचना दे करके पकड़वा लिया गया है। ट्रक और ट्रक चालक को खड़ा करवा कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
कोरोना महामारी ने लोगों के साथ सभी तरह के कारोबार को प्रभावित किया है, खासकर इनफॉर्मल सेक्टर जो रोजगार का करीब 88% हिस्सा है। मैकेनिक कम्युनिटी इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित होने वालों में से एक है। कैस्ट्रॉल एक्टिव ने नेटवर्क की टीम के साथ प्रोटेक्ट इंडियाज इंजन नाम से एक अभियान शुरू किया है, जिसका मकसद देश के इंजनों की सुरक्षा के साथ ही मैकेनिकों के तकनीकी कौशल को उभारना है। भारत दो पहिया वाहनों की दुनिया का सबसे बड़ा निर्माता है और साथ ही उनकी सर्विस के लिए बड़ी संख्या में मैकेनिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करता रहा है। हालांकि देश भर में हुए लॉकडाउन ने इन छोटे पैमाने के लाखों मैकेनिकों के भविष्य को अंधे कुएं में धकेल दिया। परेशानी यही है कि लॉकडाउन के बाद तो काम चला ही नहीं है बिल्कुल भी। जैसे जैसे लॉकडाउन थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा, खुलने लगा, तो वैसे ही सहज काम भी सही होने लगा, लेकिन अभी भी प्रॉपर तरीके से काम भी इतना अच्छा नहीं है जो होना चाहिए। इसी सिलसिले में जागरूकता बढ़ाने और छोटे पैमाने के मैकेनिकों को सपोर्ट करने के लिए नेटवर्क 18 ने कैस्ट्रॉल एक्टिव के साथ मिलकर प्रोटेक्ट इंडियाज इंजन कैंपेन को लॉन्च किया। देश के इंजन की सुरक्षा और मैकेनिकों के तकनीकी कौशल को उभारने की पहल, ताकि हम उन्हें एक बेहतर कल दे सकें। As mechanics resiliently look to get back on their feet, Castrol India and Network 18 present Protect India's Engine, a joint initiative to empower India's mechanic community to navigate through these difficult times and be better equipped to restart their business. Castrol Active will aim to invest up to rupees 50 lakhs towards upskilling initiatives for mechanics. Just like our mechanics who protect our bikes, let's now do our bit to protect them and help them to keep moving ahead. इस पहल को मनोरंजन और फिल्म जगत की ओर से भरपूर समर्थन मिला है। कैस्ट्रॉल और नेटवर्क 18 आपसे एक छोटी सी गुजारिश करता है कि एक प्रतिज्ञा लेकर आप प्रोटेक्ट इंडियाज इंजन को अपना समर्थन दें। ये एक पहल है ताकि ये मैकेनिक्स जो हमारे जीवन के लिए इतने जरूरी हैं, इन्हें हम अपना समर्थन दे सकें और ये अपने तकनीकी ज्ञान को, अपने कौशल को और उभार सकें, ताकि आने वाले समय में आपकी बेहतर सेवा कर सकें, आने वाले कल की चुनौतियों के लिए पहले से तैयार हो सकें। जैसे भारत सिस्टमैटिक अनलॉक की ओर बढ़ रहा है, हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपने मैकेनिक भाइयों का समर्थन करें और उनके भविष्य के लिए नए रास्ते खोलें। आइए जुड़िए कैस्ट्रॉल एक्टिव और नेटवर्क 18 के इस पहल से और दीजिए अपना सपोर्ट प्रोटेक्ट इंडियाज इंजन कैंपेन को। रुक मत चल तू। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।